और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नोएडा आगजनी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आगजनी की प्लानिंग करने वाली संस्था का नाम मजदूर बिगुल दस्ता बताया जा रहा है। कॉमरेड अभिनव सिन्हा नोएडा की फैक्ट्री में घूमकर मजदूरों को भड़का रहा था, यह भी जानकारी मिल रही है। नोएडा से कॉमरेड रुपेश, आकृति, सृष्टि, मनीषा ये गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा के मानेसर से कॉमरेड शनि सार्थक, श्याम मूर्ति, वीरेंद्र उर्फ प्रिंस को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं। ये बड़ी खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार के अर्बन नक्सल्स पर दिए गए बयान से ये नाराज बताए जा रहे हैं। मजदूरों के बाद किसानों और छात्रों को हिंसा के लिए भड़काने का इनका प्लान था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, 4-5 दिन से नोएडा में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन प्रदर्शन शांति प्रिय था। जो सोमवार की सुबह हुई वो आम सोमवार की सुबह नहीं थी। इस दिन अचानक से भीड़ भड़की और ये जो शांति प्रिय प्रदर्शन था ये उग्र हो गया। नोएडा के 83 जगहों पर 42,000 मजदूरों को उतारा गया और फिर जैसा कि गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उनका भी कहना है कि बाहरी ताकतें थी। उन्होंने कहा है कि अचानक से कुछ ऐसा जत्था आया जो उन मजदूरों का हिस्सा नहीं था, ये लोग बाहर से आए हुए थे। फिर अनिल राजभर भी यही बात कह रहे हैं कि सुनियोजित प्लानिंग थी। अच्छा, यूपी एटीएस ने नोएडा और मेरठ से पिछले कुछ दिनों में 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तानी हैंडलर्स का इसमें काम या इनका ये जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है ये हो सकता है। अब ये बड़ी खबर कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे ये सारे जिन्होंने हिंसा को भड़काया। इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी एक ऐसे राज्य को बदनाम करने की जो बीमारू से उत्तम हो चुका है, जहां पर सबकी नजरें हैं। सिर्फ यही मकसद रहा होगा। एक एक करके पूरी घटना बताता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मंडे को यह पूरी हिंसा हुई। इसका मतलब सैटरडे और संडे ये बंद रहती है फैक्ट्रियां, 2 दिन इनके पास तैयारी करने का मौका था। उससे पहले फ्राइडे शाम को एक बैठक हुई थी इनकी मांगों को लेकर और नोएडा अथॉरिटी ने फैक्ट्री मालिकों को और मजदूर के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था। इनकी 5 मांगे थी, 4 मांगे मान ली गई। बिल्कुल सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से सेटल हो गया था। अथॉरिटी ने भी सोचा कि आपस में समझौता हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन सोमवार को यह प्रोटेस्ट फिर से शुरू हुआ और फिर यह हिंसा हुई। अब चूंकि मेरा जो खुद का वहां पे नोएडा सेक्टर 63 में दफ्तर भी है और मैं उस पूरे इलाके को जानता हूं। 61, 62, 63 ये फेज 2 से शुरू हुआ है और जहां से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है हम रोज उधर से गुजर रहे थे। हम पिछले 8 सालों में लगभग आदमी को पहचानते हैं कि ये मजदूर कहां जा रहा है, किस फैक्ट्री में, मतलब ये यहां के रहने वाले हैं या नहीं, ये तो चेहरा रोज गुजरते हैं ना ऑफिस के सामने से। कल जो हिंसा हुई और हमारे दफ्तर के सामने जो सेक्टर 63 वाला है वहां भी जो ये होंडा के शोरूम में आग लगा रहे थे, एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसको हम पहले से पहचानते हो। मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जिनको हम जानते थे वो नहीं थे कल, ये कुछ और लोग थे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो पत्थर फेंके गए, बहुत सारे ऑफिसेज जो थे वो सबने कलेक्ट करके रखे, वो ब्लैक रॉक है, काला पत्थर, वो उस इलाके में कहीं नहीं है। आप यानी पत्थर भी बाहर से आए हैं, लोग भी बाहर से आए हैं। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट कि 11 बजे तक सेक्टर 63 वगैरह में शांति थी, कोई मामला ही नहीं बन रहा था। लेकिन फिर अचानक एक भीड़ आती है जो किसी कुछ नहीं सुने। उनका पर्पस ही था सिर्फ तोड़फोड़ करना। कोई किसी दफ्तर को नहीं छोड़ा, किसी ऑफिस को नहीं छोड़ा, किसी गाड़ी को नहीं छोड़ा, आते जाते रास्ते में मुसाफिर थे उनको नहीं छोड़ा, सबको सिर्फ मार रहे थे। और 250 गाड़ियों के आसपास आग लगाई गई। इतना सारा पेट्रोल आया कहां से आग लगाने के लिए? जरा सोचिए इस बात को। नोएडा में जो काम करने गया है मजदूर, वो क्या पेट्रोल के कैन लेके गया था? नहीं। सबसे बड़ी बात यह पंकज जी, जिन आम मजदूरों से बात की गई, मीडिया, हम भी ग्राउंड जीरो पर थे, वो सिर्फ अपनी मांग बता रहे हैं। उनमें महिलाएं भी थी, उनमें जो पुरुष थे वो भी कह रहे हैं कि वेतन और जो ये 5-6 चीजें थी, हो सकता है उनको मैसेज कन्वे ना हुआ, लेकिन फिर भी बस वो यही कह रहे थे कि बस ये हो जाए तो वो हो जाए। वो लोग गुस्से में थे लेकिन इतने उग्र नहीं थे कि किसी के परिवार में कोई मर गया उसको नहीं जाने दे रहे हैं, उसकी गाड़ी पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये मजदूरों की आड़ लेके पूरी प्लानिंग की गई थी। सामने रखा गया मजदूरों को, पीछे से कुछ और लोग थे
अच्छा, एक बात और मुझे समझ में नहीं आई, अगर आप जानती हो तो बता दीजिए, कल को ये आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा ने बढ़ा दिया था वेतन, इसलिए हम कर रहे हैं, राइट? फिर यही बोला हरियाणा गया। में कल क्यों हुआ? फिर कल हरियाणा में हिंसा हरियाणा क्यों में हुई? क्यों हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल। फिर राजस्थान में क्यों हुई? इसका मतलब कि हरियाणा को भी बहाना बनाया गया था मीडिया में बताने के लिए कि चूंकि हरियाणा में 19,000 हो गया इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि प्लान था पूरा। अब मैं आता हूं ठोस प्लान पे। मैंने जानबूझकर शुरुआत की कि सैटरडे और संडे प्लानिंग का मौका मिला था। दिल्ली पुलिस को और यूपी पुलिस को पक्की सूचना है कि दिल्ली में एक जगह बैठक हुई कम्युनिस्टों की, और उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। ये जो अभिनव है ना, अभिनव सिन्हा जो इनका लीडर है, ये एक हफ्ते से घूम घूमकर मजदूरों को भड़का रहा था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि मजदूर किसी तरह सड़क पे आ जाए, वो हिंसा करे ना करे बाद में हम देख लेंगे। और जब मजदूर आ गए 11 बजे के आसपास पुलिस फिर वहां पहुंची, बोले कि आपकी जो भी मांगे हम सब मान रहे हैं। 5 मांगे थी, 4 हो गई है, हम 5वीं मांग के लिए मैनेजमेंट से बातचीत करें, आपका पूरा मांग ये हो जाएगा। पुलिस को लगा कि ये डिस्पर्स हो गए, चले गए। अचानक फिर से पुलिस को खबर मिली कि अरे इन लोगों ने तो आग लगानी शुरू करी, तोड़फोड़ शुरू कर दी, और देखते देखते बड़ी तेजी से हिंसा फैलाई इन्होंने। जो फेज 2 से जो शुरू हुई थी जो हिंसा, वो पूरे नोएडा को चपेट में लेने लगी, जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। वहां का क्या मतलब है? जाम कर इसे दिया। जाम कर दिया। कोई मतलब नहीं। पत्रकार को इसलिए पीटा, मैं एक ये महिला कह रहा हूं। पत्रकार का वीडियो वायरल है, उसको मार रहे हैं उसके कैमरामैन के साथ, उसका क्या मतलब है? जी, वो सारा जानबूझ के किया गया था। अब मैं आपको दो बहुत महत्वपूर्ण एंगल बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये नोएडा इलाका वो है जहां हाल ही में गाजियाबाद से सीसीटीवी जिहाद के बिल्कुल आरोप में कुछ आतंकी पकड़े गए हैं, ठीक? ये मेरठ से कुछ लोग पकड़े गए हैं। आपको याद होगा दिल्ली लाल किला से सहारनपुर का जो कनेक्शन है, सहारनपुर से लोग पकड़े गए थे। एक लश्कर तोयबा का महिला विंग है जिसका नाम है अल हुदा, याद रखिएगा इस नाम को। ये पूरे मेरठ और सहारनपुर वाले इलाके में रिक्रूट कर रहा था। तो जब कार्रवाई शुरू की एनआईए ने, एटीएस ने, तो जब कार्रवाई में धड़ाधड़ ये पकड़े जाने लगे, पिछले 4-5 दिन आप देखिए, पूरे 1 महीने का इंसिडेंट देखिएगा, जब पकड़े जाने लगे तो इन्हें कुछ बड़ा करना था, और इन्हें बड़ा करना था तो इन्होंने अर्बन नक्सल से संपर्क साधा, और फिर ये इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट गठजोड़ ने ये पूरा कुछ किया है। मैं एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। और जैसे ही सुबह सुबह पता चला तो हमने भी यहां वहां फोन लगाया कि क्या है मामला। जिस ऑफिस से यह हंगामा शुरू हुआ था उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने तो सारी मांगे मान दी है, हमारे ऑफिस में क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं, मीडिया चैनल को क्यों तोड़ रहे हैं, पत्रकारों को क्यों मारे? क्योंकि इनका मकसद था न्यूज बनाना। जितनी ज्यादा अराजकता फैलेगी उतना ज्यादा इनका प्लान सक्सेस होगा। आप सोच रहे होंगे क्यों किया ऐसा? एक तो ध्यान हटाने के लिए वो सब आतंकी पकड़े गए। दूसरा, आपको याद होगा कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी विदेश गए थे, सिंगापुर गए थे, जापान गए थे, और बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होना है यूपी में। और यूपी में इन्वेस्टमेंट किस एरिया में हो रहा है? यूपी का इंडस्ट्रियल हब कौन है? यही नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिमी यूपी, ठीक है। अगर इस एरिया को डिस्टर्ब कर दिया, अगर ये मैसेज हम भेजने में कामयाब रहे कि वहां मजदूरों की हड़ताल चल रही है, फैक्ट्रियों में आग लगाई जा रही है, तो बाहर का इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो यूपी के जो ग्रोथ है वो रुकेगा। और दूसरी बात, सोमवार को ही मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ की रैली थी, एक जनसभा थी बड़ी। आप सोचिए, एक तरफ ये चल रहा है कार्यक्रम, वहां पर और मुद्दे उठ रहे हैं, और नोएडा में ये सारी चीजें हो गई। जानबूझ के नोएडा चुना कि नोएडा ही तो इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, यही तो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट होना है वहां पे नोएडा में होना है। तो नोएडा को डिस्टर्ब कर दो तो यूपी डिस्टर्ब हो जाएगा। और अब मैं आखिर में एक पॉलिटिकल एंगल आपको बता रहा हूं। अभी 9 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यह अप्रैल चल रहा है, फरवरी या मार्च में 2027 में चुनाव है। इन 9 महीनों में एक नैरेटिव सेट करना है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कि किसी तरह से जो मौजूदा सरकार है इसको अपदस्थ किया जाए, तख्ता पलट किया जाए। नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मणिकर्णिका घाट, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा, हजारों साल प्रतिमा ध्वस्त कर दी गई। बाद में योगी आदित्यनाथ जी को खुद उस प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करना पड़ा,
और पता है उसके आरोप में पुलिस ने किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था? फेक फोटो शेयर करने के आरोप में संजय सिंह आप वाले पे एफआईआर दर्ज हुआ था। फिर वो मामला खत्म हुआ। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो स्नान के लिए जा रहे थे। सारे जो अखाड़े थे, साधु संत थे, सुबह 4 बजे से उनका स्नान शुरू था, उनका 6-7 बजे तक सारा स्नान खत्म हो गया। उसके बाद आम लोगों के लिए वो खोला गया। ये भाई साहब 9 बजे सुबह आए, पीक आवर में। प्रशासन ने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं, भीड़ बढ़ रही है, हम आपको स्नान करवाएंगे, मना नहीं है, बस ये जो पालकी और ये टेंट बैंड बाजा बारात लाए इसको सिर्फ छोड़ दीजिए, हम आपको सम्मान पूर्वक ले जाएंगे, स्नान कराएंगे, वापस लाएंगे और फिर आप पालकी या बग्घी में आप चले जाइएगा, बस सहयोग कीजिए क्योंकि भीड़ बहुत है। 9 बजे पीक आवर है। इन्होंने उस चीज को ऐसा एंगल दिया कि ये कहां तक चला गया पता है? योगी कसाई है, योगी हिंदू विरोधी है। अरे हिंदुओं ने सवाल उठा दिए, असली नकली हिंदू। वो था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये जो नोएडा वाला है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, क्योंकि उस इकोसिस्टम को पता है कि एक बार योगी यूपी से गया तो फिर मोदी भी गया। इंजन जो है उस राइट विंग विचारधारा का, जो राष्ट्रवाद के विचारधारा का, वो उत्तर प्रदेश है और इसी से सारी जो बाकी डब्बे सब जुड़े हुए हैं। एक बार यूपी को डिस्टर्ब कर दो, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो घर वाले भी चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट हो, बाहर वाले जो आतंक वाला एंगल है वो तो है ही, इकोनॉमिक एंगल है ही। ठीक है। और आखिरी एक लाइन, अभी नोएडा में हुआ है ना ये तमाशा, अभी कुछ यूट्यूबर बहुत सारे आएंगे, वेट एंड वॉच। कल मैंने एक आदमी को यूट्यूब पे लिखते देखा, अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, उसने अपने बाप को भी आज तक जी नहीं लगाया है। मोदी बोलता है, योगी बोलता है, जी लगाया है। मैं समझ गया कि मुरादाबाद गैंग एक्टिव। ठीक है, लेकिन इसी के साथ गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर ने भी कहा है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो इन्फ्लुएंस गलत तरीके से करने की कोशिश करेंगे, वो सोशल मीडिया अकाउंट जो अफवाह फैलाएंगे, उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। बस इसी उम्मीद के साथ कि अब ऐसा कुछ ना हो, इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं आपके हवाले। थैंक यू पंकज जी, और बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।